नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपाया है। ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा हुआ है ताकि लोगों की मदद हो सके। आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पार्थ स्थापक। कार्यक्रम के दौरान आप भी फोन कर डॉक्टर पार्थ स्थापक से सवाल पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे स्वागत करेंगे डॉक्टर का। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कोरोना को हराना है, ये न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम है। और इसके साथ साथ सभी डॉक्टर्स की भी यही मुहिम है कि कोरोना को मात देनी है। कोरोना जिसने ना केवल लोगों की जान ली है बल्कि लोगों को पूरी तरीके से डॉक्टर तोड़ दिया है। आज मैं जानना चाहूँगी कि हम अपने दिल का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे कि लोगों को हार्ट की दिक्कत है या फिर जो हार्ट पेशेंट है उनको कोरोना से और भी ज़्यादा खतरा है। नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि कोरोना के समय बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स जो ऑलरेडी जिनको हार्ट की बीमारी थी, वो बीमारी या तो बढ़ गई है या उनको कुछ नए लक्षण हार्ट की बीमारियों से जो होते हैं वो उन्हें पता चले हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो हमारी दूसरी वेव जो हमें कोविड में हमें देखने को मिली है, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे जो कम उम्र के युवा जिन्हें हम कहते हैं वो भी थे। वो भी कुछ ऐसे लक्षणों से उन्होंने प्रेजेंट किया जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो हार्ट रिलेटेड लक्षण थे, चाहे अचानक छाती में दर्द होना, सांस फूलना। क्योंकि अभी हम बहुत सारे पेशेंट्स देख रहे हैं जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, वो हमारे पास अभी आ रहे हैं और उनका प्रेजेंटेशन इवन हार्ट अटैक तक रह रहा है, जिनको पहले कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं था। जैसा हम पहले कहते थे कि हार्ट अटैक उन मरीजों को होता है जिन्हें पहले से कुछ बीमारियां रहती हैं या कुछ रिस्क फैक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो या फैमिली हिस्ट्री हो। हमने बहुत सारे पेशेंट्स अभी ऐसे देखे हैं जिन्हें कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, जिनकी एवरेज एज 25 से 30 साल तक भी थी। ऐसे मरीजों को भी हमने देखा इस दौरान, और वो इतनी खतरनाक बीमारी लेके आए, हार्ट अटैक के ऐसे लक्षण लेके आए, कई पेशेंट्स को तो हम बचा भी नहीं पाए। इवन हमें एंजियोप्लास्टी भी करना पड़ा उनका। कई पेशेंट्स इतने यंग एज के पेशेंट्स थे और ऐसा नहीं था कि वो उनको बराबर दवाइयाँ नहीं मिली थी। कोरोना के पीरियड में भी उन्होंने बराबर दवाइयाँ ली, जो ब्लड थिनर्स हम जो कहते हैं या एंटीकोगुलेंट्स जो कहते हैं, खून पतला करने की दवाइयाँ। क्योंकि पहली वेव के बाद बहुत कुछ हम कोरोना के मैनेजमेंट के बारे में जान गए थे, तो वो पेशेंट्स को ऑलरेडी उन दवाइयों पे रखा गया था जो उन दवाइयों को ले रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनको हार्ट की बीमारियां हुई और वो उन लक्षणों से उन्होंने प्रेजेंट किया, चाहे वो हार्ट फेलियर हो या हार्ट अटैक हो या इवन सडन कार्डियक डेथ, जो हमें हार्ट रिलेटेड जो रिदम एबनॉर्मेलिटीज जिनको हम कहते हैं, जो धड़कन की बीमारियां थी, वो भी इस दौरान हमें देखने को मिली हैं। जो हम जानते थे, जो हम कहते थे कि शायद वो एक पर्टिकुलर एज के बाद होती है, लेकिन कम उम्र में भी लोग उन बीमारियों से इस दौरान हमें प्रेजेंट हुए हैं, तो जिनका मैनेजमेंट कई बार हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर टाइमली प्रेजेंट होते हैं तो हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनके ट्रीटमेंट को हम सही समय पे चालू कर सकें और उनका पूर्णतः इलाज कर सकें। बहुत सारे केसेस, जैसा कि डॉक्टर आपने भी कहा, ऐसे आए हैं कि पेशेंट ठीक होकर चले गए। वो पेशेंट जो आईसीयू में रहे, वो पेशेंट तक जो वेंटिलेटर पे रहे, और फिर पता चलता है कि ठीक हो गए। बहुत खुश होते हैं, परिवार बहुत खुश रहता है, सबको तसल्ली होती है कि भाई कोरोना को मात दे दी और अब ये घर चले गए। कुछ दिन बाद खबर आती है या 2-3 दिन बाद ही खबर आ जाती है कई केसेस में तो कि अच्छे खासे थे, ठीक हो गए थे, लेकिन सडन हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई। ये किस कारण से हो रहा है? बहुत सारे केसेस आप तो बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। दूसरा, कितना ख्याल रखना होगा अगर हम एक कोरोना जैसी बीमारी को मात देकर और इतने लंबे समय तक हॉस्पिटल में बिताकर और तमाम मशीनों से गुजरकर, चाहे वो वेंटिलेटर हो, इससे गुजरकर इसको हराकर हम पहुँचे हैं अपने घर तक, तो हमारा खान पान कैसा होना चाहिए? किन किन बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए? जी, जैसा कि आपने कहा कि ऐसे बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले हैं जो पूर्णतः कोरोना से रिकवर हुए हैं, जो वेंटिलेटर से बाहर भी आए हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं आइदर वेंटिलेटर रिलेटेड या जो डिजीज़ पूरी तरह से उनकी ठीक नहीं हो पाई है, समहाउ
कोविड के टाइम पे ये होता है कि ये भी एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट कहलाती है, जिसका मतलब ये है कि ये खून का थक्का बढ़ाने वाली एक स्थिति है। इसमें भले ही हमने टाइमली सब दवाइयाँ दे दी हों, चाहे वो हम इंजेक्शंस देते हैं खून पतला करने के इंजेक्शंस, या उसके बाद हम खून पतला करने की दवाइयाँ भी जो लंबे टाइम तक देते हैं, लेकिन ये कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं रहती है कि हम इस स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हाइपर कोगुलेबल स्टेट जो रहती है, कभी कभी ये खून का थक्का पैरों में जम सकता है, कभी कभी अगर यही थक्का हमारी हार्ट की वेसल को ब्लॉक कर सकता है तो हार्ट अटैक हो सकता है। और वही हार्ट अटैक जब सडन हार्ट अटैक होता है तो ये कार्डियक अरेस्ट कर सकता है, मतलब हमारे हार्ट को पूरी तरह से बंद कर सकता है। ये जो स्थिति है ये बहुत सारे मरीजों में देखने को मिली है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमें कहीं पे भी कंप्लेसेंट नहीं होना है, हमें कहीं पे भी ये नहीं सोचना है कि हम कोरोना से रिकवर हो गए हैं तो हम पूर्णतः ठीक हो गए हैं। इंक्लूडिंग जो कोविड से ठीक होने के बाद या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद का भी जो समय है, रादर 8 से 10 दिन या समटाइम्स इवन 15 दिन का जो समय है, वो समय बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि मैक्सिमम परेशानियाँ, क्योंकि हम जब घर में पहुँचते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ चालू कर देते हैं, हमने पूर्णतः उसी हिसाब से पूरा हम दौड़ भाग का काम चालू कर देते हैं। तो क्योंकि हम अस्पताल में जब रहते हैं तब तो हम पूर्णतः बिस्तर पर रहते हैं, हमारा कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चलता रहता है। लेकिन जब घर जाने के बाद हमने अगर सडन कोई एक्टिविटी फिर से चालू की है तो वो टाइम बहुत क्रूशियल रहता है, जब हमें ये अचानक ये जो इवेंट्स होते हैं, ये इवेंट्स हो सकते हैं, तो इनका हमें ध्यान देना है। अचानक हमारी अगर हृदय गति चेंज होती है, जिसे हम पाल्पिटेशन कहते हैं, धड़कन अचानक बढ़ जाना या कम हो जाना, या सडनली कुछ ऐसे लक्षण आना जैसे अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं, लेटते समय अगर हम सडनली उठते हैं तो हमें चक्कर आना, अगर ऐसा कुछ होता है, या जिसे हम कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जिसे हम कहते हैं कि लेटते समय हमारे ब्लड प्रेशर कुछ रहता है, जब हम अचानक खड़े होते हैं तो ब्लड प्रेशर कुछ एक लेवल से ज़्यादा गिर जाता है, तो उस समय हमें चक्कर आ सकता है। अगर वो ब्लड प्रेशर का ड्रॉप एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा रहता है तो बेहोशी तक हो सकती है, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमारी हृदय गति तक रुक सकती है। तो इन लक्षणों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि लक्षणों के अलावा प्रॉपर ट्रीटमेंट तो हम लेते ही हैं, कुछ जो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो रहती हैं, जो आई एम श्योर जो पेशेंट्स वेंटिलेटर से बाहर निकले होंगे उन्हें बताया गया होगा उन एक्सरसाइजेज के बारे में, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि कोविड समय में जो हमारी लंग कैपेसिटी जो कम हुई है, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो रहती हैं इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, या एटलीस्ट जो पहले कोरोना के पहले जो हमारी कैपेसिटी थी उस लेवल तक नॉर्मल लाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। स्पैरोमीटर होता है, बहुत से लोग हम जानते हैं कि स्पैरोमीटर क्या होता है, एक छोटा सा एक्सरसाइज इक्विपमेंट है जो हम ले सकते हैं। 6 मिनट वॉक टेस्ट आपने सुना होगा, एक कुछ मिनट चल के हम अपने इस ब्रीदिंग लेवल को चेक कर सकते हैं, कहीं एक पर्टिकुलर लेवल के बाद हमारा ब्रीदिंग लेवल डाउन तो नहीं हो रहा है। और जहाँ तक डाइट का सवाल है, डाइट हमें नेचुरल डाइट हमें खाना ही है, हमें फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी है, सर्टन अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक हमें बढ़ाना है। बीच में कहीं कहा गया था कि कुछ नॉनवेज आइटम्स हमें कुछ टाइम के लिए अवॉइड करने चाहिए, ऐसा नहीं है। जो प्रोटीन के सोर्स हमारी फ़िश है या लीन मीट जिसे हम कहते हैं, वो हमें ज़रूर लेना चाहिए। और रादर अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमें दालों का सेवन करना चाहिए, मिल्क सबसे अच्छा सोर्स हमारा है, और हमें रूटीनली जो नट्स रहते हैं, कुछ बादाम या जो कुछ भी हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो रहते हैं, वो हमें हमारे रूटीन उसमें लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और प्रॉपर टाइम पे खाना, ज़्यादा बहुत ज़्यादा शुगर थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए। एरिएटेड बेवरेजेस जो रहते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो लेते हैं, ये हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जो फ्रेश जूसेस हैं या फ्रेश फ्रूट्स हैं, रादर सीजनल फ्रूट्स जो रहते हैं, वो हमें लेना चाहिए। और अदरवाइज़ हम रूटीन घर का खाना जो हम खाते हैं वो हमें बराबर लेना चाहिए। मैं ये बिल्कुल जानता हूँ कि थोड़ी सी भूख हमें कम हो जाती है कोरोना में, लेकिन प्रॉपर टाइम पे खाना और प्रोटीन इंटेक बढ़ाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना से रिकवर होने वाले पेशेंट्स के। कोरोना वायरस जब होता है, कोई कोरोना पॉजिटिव होता है, तो ये कहा जाता है कि डाइट अपनी आप बहुत अच्छी रखें ताकि आपका इम्यून अच्छा रहे, अच्छा खाएं। उस टाइम पे भूल जाएं कि आपको पतला होना है, खासकर लड़कियों के लिए कि डाइटिंग करनी है, अपने फिगर को मेंटेन करना है। तो मैंने ये बहुत सुना है कि बिल्कुल भूल जाओ, हम लोगों से कहा जाता था कि बिल्कुल भूल जाओ कि पतला होना है, अभी अच्छे से खाओ और खूब खाओ। और ये अच्छे से खाने के चक्कर में क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा कारण अब है कोलेस्ट्रॉल का, और हार्ट का सीधे सीधे संबंध है कोलेस्ट्रॉल से। जी,
देखिए, अच्छा खाने का मतलब ये नहीं है कि हमें ज़्यादा खाना है और हमें अनहेल्दी फूड खाना है। अच्छा खाना और संतुलित आहार जो लेना, जो शायद हमें अगर कोरोना नहीं है तभी भी हमें एडवाइजेबल है। और जहाँ तक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सवाल है, जैसा मैंने बताया कि जो फूड हमें डेली इंटेक में बढ़ाने चाहिए, इसमें से ऐसे कोई भी फूड्स ऐसे नहीं हैं जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। रादर हमें रूटीन हमारा जो खाना पीना है उसको सुधारना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि चॉकलेट्स वगैरह जो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लोग कहते हैं कि टेस्ट थोड़ा ठीक होगा, सब चीज़ें होगा, वो चीज़ें हमें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिल्कुल अवॉइड करेंगे। और हाँ, ये ज़रूर है कि कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा हम बिस्तर पे रहते हैं पूरे टाइम, हम थोड़ा आराम ज़्यादा करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमारी थोड़ी सी हो जाती है, तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही हम थोड़े से रिकवरी फेज़ में आते हैं, रूटीन जो हमारी थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज हैं जो हमारा शरीर अलाउ कर सके, मैं ये चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा, हमें किसी भी विग्रेस एक्सरसाइज को नहीं करना है जो हमारी श्वसन क्षमता को या ब्रीदिंग कैपेसिटी को हैम्पर करे, या जो हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी हमें अलाउ करे, हमें उतनी एक्सरसाइजेस करनी है। योगा बहुत अच्छा कहा जाता है, जो हम प्राणायाम वगैरह अगर हम कर सकें, या थोड़ा सा मेडिटेशन भी जो रहता है, क्योंकि एक सबसे बड़ा फैक्टर जो कोरोना से रिकवर होने वाले पेशेंट्स में देखा गया है, जो खासकर आईसीयू में रहते हैं या जो वेंटिलेटर से बाहर रहते हैं, उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कभी कभी हम मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि हम इतने दिन आईसीयू में रहते हैं, हमारे सामने हम पेशेंट्स को देख रहे हैं, कुछ पेशेंट्स की डेथ भी हो रही है, तो वो बहुत ट्रॉमेटिक पीरियड रहता है। तो शारीरिक बीमारी से निकलने से के साथ साथ जो हमें मानसिक परेशानियां जो उस समय होती हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स अभी भी आते हैं क्योंकि एक लैक ऑफ स्लीप या स्लीप डिस्टर्ब होना या निद्रा बीच बीच में भंग होना या टूट के नींद आना, ये भी एक बहुत कॉमन लक्षण है। और ये अकेला कोरोना से रिलेटेड नहीं है, ये कोरोना के बाद ठीक होने के बाद जो स्ट्रेस वाला पीरियड जो हमने गुजारा है या रादर फैमिली ने गुजारा है, उसके साथ देख के भी वो बहुत टाइम लगता है उससे रिकवर होने में। तो इसीलिए अच्छा हम अपने आप को किसी ना किसी चीज़ों में इन्वॉल्व करें, कुछ अच्छा पढ़ें, अच्छा म्यूज़िक सुने, किसी तरीके से हम उस चीज़ से निकलने की कोशिश करेंगे। सो नॉट जस्ट डाइट, ये जो बाकी की चीज़ें भी जो रहती हैं, ये भी हमारी रिकवरी में बहुत हेल्प करती हैं। हमें ये सोच के हम देखिए, आप भी जानते हैं कि इस समय में बहुत से हमारे नियर डियर्स हैं जिनकी डेथ भी हुई है, जो बहुत सारे लोग हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। हम अगर उनमें से कुछ लकी लोग हैं जो इस कोरोना के भीषण बीमारी से अगर बाहर निकले हैं, तो हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद कितनी मेहनत करके इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी अभी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में आ रही हैं, जिसके लिए लंबा ट्रीटमेंट उनको लेना पड़ रहा है। बट माइंड यू, ये कोई इसका ट्रीटमेंट कोई दवाइयाँ कोई बहुत लंबे टाइम तक इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ये ट्रीटमेंट हमारे स्वयं के हाथों में है कि कितनी जल्दी हम उस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। और जितना ज़्यादा हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे किसी अच्छे काम में, हम उतनी जल्दी इस चीज़ से रिकवर कर पाएंगे। बिल्कुल। एक और बहुत अहम सवाल, पहले एक टाइम था कि हार्ट अटैक आता था 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को या 40। जी। अब डॉक्टर, आपके पास तो केसेस आते भी होंगे कि देखा जाता है कि अब जो चांसेस हैं वो 30+, 40+, 35+, या फिर इससे भी ज़्यादा शॉकिंग होता है कि आप किसी बच्चे के लिए भी सुनते हो कि उसको हार्ट अटैक आ गया। ये बड़ा शॉकिंग होता है। क्या कोरोना के बाद बच्चों को भी इसका ख़तरा है? और जो ऐसी एज में है, 30s में, 20s में, उनको भी इसका ख़तरा है? ये बढ़ सकता है? जी देखिए, अभी तो इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ चल रही हैं, लेकिन हाँ, डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि ये मैं अकेला कोरोना की बात नहीं करूँगा। आज एज एन इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट अगर मैं पेशेंट्स देखता हूँ, जब हम पहले पढ़ाई किया करते थे, जो हमारी एवरेज एज जो हम कहते थे कि हार्ट अटैक की शायद 50 साल के ऊपर होती है, लेकिन अभी हमने रूटीन प्रैक्टिस में भी पेशेंट्स ऐसे देखे हैं कि वो एवरेज एज जो है वो घट के 30 से 35 साल तक भी आने लगी है। रादर 20 साल के यंग लोगों में भी हमने हार्ट अटैक देखा है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये जो रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, इन रिस्क फैक्टर्स को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिन रिस्क फैक्टर्स को रादर हमने पैदा किया है, चाहे वो हमारी आदतों के कारण हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, तंबाकू हो,
या फिर हमारा खान पान हो, और कुछ होते हैं हमारे नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स जो हमारे जिन्हें हम एज सच खुद मॉडिफाई नहीं कर सकते। चाहे फैमिली हिस्ट्री हो हमारी, हम अगर डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, ब्लड प्रेशर है, या परिवार में किसी को ब्लड प्रेशर है, परिवार में किसी की अचानक मृत्यु हुई है। सबसे बड़ा फैक्टर जो आज के ज़माने में किसी भी हार्ट प्रॉब्लम का है वो है तनाव। देखिए, मेरे लिए भी ये कहना बहुत आसान है कि हमें तनाव अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आप भी आज जानते हैं कि आज जो तीसरी या चौथी कक्षा में बच्चा पढ़ता है, जो शायद 8 या 10 किलो का बस्ता लेके स्कूल जाता है, उसे भी आज उतना ही तनाव रहता है जितना शायद आपको या मुझे तनाव होता है। तो ये कहना तो बहुत आसान है कि हमें तनाव अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स जिसे हमें कोशिश करके अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए बहुत सारी नॉट जस्ट मेडिकेशंस, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए जिसको हम अवॉइड कर सकें। अगर हम वापस कोविड में आएँ तो डेफिनेटली हमने कोविड के टाइम पे भी ये देखा है कि जो कार्डियक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि सेकेंड वेव में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो अफेक्ट हुई है, जिस पॉपुलेशन पे असर हुआ है वो यंग पॉपुलेशन में ही हुआ है। समहाउ अगर हम ये देखें, क्योंकि ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद किसी पेशेंट को बीमारी होती है, अगर कोविड ही होता है, तो हम ये जानते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद पेशेंट किसी ना किसी हार्ट रिलेटेड दवाई पे तो होता है। चाहे वो, बहुत से पेशेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो, डायबिटीज़ से रिलेटेड हो, या किसी ना किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम हुई होती है, तो समहाउ इन दवाइयों के कारण कहीं ना कहीं उनका हार्ट का प्रोटेक्शन बना रहता है। अगर वो कोविड के बाद भी उनको हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो ये हमने इस समय इसलिए नोटिस किया क्योंकि जिन यंग लोगों को कोविड की प्रॉब्लम हुई, वो लोग तो पहले से किसी दवाई पे वैसे भी नहीं थे, पहली बार उन्हें कोई ऐसी बीमारी हुई, वो भी इतनी सीरियस बीमारी हुई। तो जब ये उसका सीक्वल या उस बीमारी के बाद जब उन्हें ये जो प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी आ रही हैं, जो हमने अभी डिस्कस करी हैं, चूँकि किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन उन्हें पहले से नहीं था, तो अभी वो बहुत सिवियर फॉर्म में प्रेजेंट हुई। और चूँकि जैसा मैंने बताया कि ये खून का थक्का जमने वाली स्टेट वैसे ही है, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स उन लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है। नॉट जस्ट हार्ट अटैक, ये पेशेंट्स हमें ब्रेन अटैक या जिसे हमें स्ट्रोक कहते हैं या लकवा जो कहलाता है, उस तरीके से भी पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, जो हम ये सोचते थे कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ही नॉर्मली ये प्रॉब्लम्स होती थी। अभी रिसेंटली ही हमने एक 24 साल के लड़के को जो कोविड से रिकवर हुआ, वो भी 2 महीने पहले उसे कोविड हुआ था, और ऐसा नहीं था कि हमने ब्लड थिनर्स पे या ये खून पतला करने दवाइयों पे नहीं डाला था, लेकिन वो अभी प्रेजेंट किए और बहुत बड़ा ब्रेन में खून का थक्का उनको सीटी स्कैन में हमें मिला। और अभी भगवान की दया से वो रिकवर ज़रूर कर रहे हैं, बट नॉर्मली इस कोविड वेव के पहले हमने इस तरीके के प्रेजेंटेशंस नहीं देखे थे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ इन दवाइयों को रेगुलरली हमें लेना है, और हमें किसी सिम्टम का वेट नहीं करना है, हमें रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। यही मेरा सवाल था कि कई बार ना सडन हमें खबर मिलती है कुछ बीमारी हुई और एकदम से पता चलता है कि हार्ट में तो इतने % ब्लॉकेज है। ये कई बार बहुत सडन पता चलता है, और कुछ केसेस में तो शायद पता भी नहीं चल पाता, वो मौत के बाद ही समझ में आता है कि ये था। रेगुलरली कितने दिन में चेकअप कराना ज़रूरी है? दूसरा सवाल कि ECG कराना ज़रूरी है जिसको कोरोना हुआ हो, ये जानने के लिए कि कहीं इसका असर हार्ट में तो नहीं पहुंचा? जी मैम, नॉट जस्ट ECG तो हमें बहुत कुछ बताता ही है। 2D इको या इकोकार्डियोग्राफी जो कहलाता है, जो बेसिकली हमारे हार्ट का एक सोनोग्राफी होता है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो, कोविड से रिकवरी के बाद भी, क्योंकि ये अकेला हमें हार्ट अटैक रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं बताता है। अगर हमारी हार्ट की मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम आई है या हमारी हार्ट की पंपिंग में कोई प्रॉब्लम आई है, तो ये भी हमें इको से कंफर्म हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस जो कोविड के टाइम पे होते हैं, उसमें कार्डियक एंजाइम्स भी किए जाते हैं, क्योंकि कुछ एंजाइम्स जो रहते हैं वो उस पीरियड में बढ़ते हैं, वो वही एंजाइम्स हैं जो हार्ट अटैक के दौरान भी बढ़ते हैं। इसलिए रूटीन इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें, रूटीन फॉलोअप में एटलीस्ट अभी मिनिमम 3 मंथ्स तक हमें महीने में एक बार तो रूटीन कार्डियक इन्वेस्टिगेशंस कराने बहुत ज़रूरी हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो हम 6 महीने में एक बार भी करा सकते हैं, लेकिन शुरू के 3 महीने ही वो क्रूशियल पीरियड है। और जैसा कि आपने कहा कि कई बार हमें पता नहीं चलता, मैम ऐसा है कि बहुत बार हम इन हार्ट रिलेटेड लक्षणों को इग्नोर करते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, जिस लक्षण को हम शायद गैस समझ के या कोई ऐसी
ऐसे ऊपर का दर्द समझ के इग्नोर करते हैं, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम, बहुत ही कम बीमारियां हार्ट की होती हैं जो अचानक होती हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लक्षण ज़रूर होता है हार्ट का जिन्हें हम समय आने पर ध्यान नहीं देते। उन लक्षणों को बिल्कुल इग्नोर ना करें। अचानक बहुत ज़्यादा पसीना आ जाना, हमारी भाषा में हमेशा ये कहा जाता है कि हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो ऐसा दर्द होता है जिसे इंसान ने कभी भी महसूस नहीं किया हो। उस दर्द को हम कई बार इग्नोर करते हैं। जैसे हम पेशेंट से अगर हिस्ट्री लेने पूछते भी हैं कि आपको ये दर्द एग्जैक्टली कब हुआ है, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो हार्ट अटैक आने के बावजूद भी उस जो गोल्डन पीरियड जो हमारा रहता है जिसमें हमें आइडियली हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट करना है, ऑलमोस्ट 60 to 70% पेशेंट्स अभी भी टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन लक्षणों को इग्नोर करते हैं। क्योंकि अगर हम उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ, ये लक्षण कम से कम 2 से 3 दिन से उन्हें चले आ रहे हैं। अब जब ये लक्षण असहनीय हो गया है, अब जब इसे वो सह नहीं पा रहे हैं, तब वो हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो उसका तरीका यही है कि हम रूटीनली जो हमारे हार्ट से रिलेटेड जांचें हैं उन इन्वेस्टिगेशंस को हम करवाएं, और कुछ भी लक्षण अगर हमें आए तो हमें उन्हें इग्नोर ना करें। ये खैर ये विडंबना भी है कि हम लोग नीम हकीम खतराए जान वाला जो कहावत है वो यहाँ पे सच भी होती है कि हम लोग सोच लेते हैं कि अच्छा किसी से डिस्कस भी करो तो सामने वाला भी कह देता है अरे एसिडिटी होगी, तुम ज़्यादा ही घबरा रहे हो, दवाई खा लो ठीक हो जाओगे। ये विडंबना ही मैं कहूँगी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा बड़ा होता है कि फिर खुद ही पछताता है इंसान। तो इस पर ध्यान देना सबको बहुत ज़रूरी है। थोड़ा भी लक्षण दिखे तो ज़रूर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। सबसे पहला काम आपको यही करना है, बाकी सब छोड़कर। एक और चीज़ जानना चाहूँगी, कोई अगर ऑलरेडी हार्ट का पेशेंट है और अगर वो अल्कोहल लेता है, कितना हानिकारक हो सकता है? जी, अल्कोहल भी जैसे मैंने बताया कुछ रिस्क फैक्टर्स, जैसे हमने कहा था, अल्कोहल एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा डेफिनेटली हानिकारक है, क्योंकि अल्कोहल और भी हमारी किसी कहीं ना कहीं हमारे खून के थक्का जमने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाता है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, देखिए ये मैं प्रैक्टिकली अगर बताऊं तो पेशेंट्स हमारे सामने जो आते हैं, अगर हम उन्हें कहते हैं कि देखिए आप अल्कोहल आपका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, आप इसे तुरंत बंद कर दीजिए, वो यहाँ बोल के तो ज़रूर जाते हैं कि सर मैं आज से ही बंद कर दूंगा। और फिर जब उन्हें हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक के बाद जब उनसे पूछते हैं या घर वालों से पूछते हैं तो नहीं डॉक्टर साहब उन्होंने अल्कोहल तो बंद नहीं किया था। क्योंकि कहना बहुत आसान है, एटलीस्ट हमें कम से कम उस मात्रा में, जिस मात्रा में वो अल्कोहल लेते हैं उस मात्रा को कम करें, क्योंकि वीकली एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा अल्कोहल लेना बिल्कुल हानिकारक है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाएगा। और अगर हमें थोड़ा भी रिस्क फैक्टर, अगर एक आध रिस्क फैक्टर भी और है तो हमारी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने की जो रिस्क है वो रिस्क हमें ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसे अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अल्कोहल से ज़्यादा स्टिल मैं आपके पूछने के पहले ही कहना चाहूँगा, स्मोकिंग जो रहेगा मैम वो ज़्यादा खतरनाक हमारा रिस्क फैक्टर रहेगा। स्मोकिंग नॉट जस्ट हार्ट, वो हमारे लंग्स के लिए भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि स्मोकिंग स्पेशली कोरोना से रिकवर हुए वाले पेशेंट्स के लिए तो स्मोकिंग शुड बी अ बिग नो। स्मोकिंग हमें पूरी तरह से बंद करना चाहिए, क्योंकि जो लंग कैपेसिटी ऑलरेडी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, जिसे रिकवर होने में हमें वैसे ही बहुत टाइम लगने वाला है, अगर हम स्मोकिंग कंटिन्यू करेंगे तो वो प्रॉब्लम हमारी रिकवर नहीं हो पाएगी। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होगा। वैक्सीनेशन के बारे में जानना चाहूँगी डॉक्टर। हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको बिकॉज लोगों के मन में ना भ्रांतियाँ बहुत हैं वैक्सीनेशन को लेकर, और उनको डर लगता है, ख़ासकर हार्ट पेशेंट की मैं बात करूँ, किसी तरीके का कोई ख़तरा नहीं उन हार्ट पेशेंट्स के लिए, या फिर जो रिकवर हो गए हैं कोरोना से, उनको कितने टाइम बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए और वो हार्ट पेशेंट भी हैं? जी, जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी थोड़ी सी गाइडलाइंस चेंज हुई हैं। अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं, वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली पेशेंट्स जिनको हार्ट प्रॉब्लम हुई है या हार्ट अटैक से रिकवर हुए हैं। बीच में कहा जा रहा था कि पेशेंट्स जो शायद ब्लड थिनर्स ले रहे हैं उन्हें नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ़ है। देखिए, थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर वैक्सीनेशन से हो सकते हैं, लेकिन ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे हम घर में छोटे बच्चे का भी अगर वैक्सीनेशन करवाते
पाते हैं। सो उसे नॉर्मली एक दो दिन फीवर आता है या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और मैं ये चीज़ बता दूं कि अगर हमें थोड़े बहुत सिम्टम्स अगर होते हैं, जैसे फीवर आना, हेडेक होना, बॉडी एक होना, कभी कभी थोड़े सिम्टम्स कुछ दिन ज़्यादा तक रह सकते हैं, ये एक अच्छा साइन है। ये हमें बताता है कि कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी इस चीज़ से डेवलप हो चुकी है। क्योंकि वैक्सीन और कुछ नहीं है, उस वायरस का ही मॉडिफाइड फॉर्म है जिसे हमने ठीक किया है, जिसके लिए हम उस वायरस को हम ट्रीट कर सकें। तो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आना कॉमन है, लेकिन उन साइड इफ़ेक्ट्स के कारण अगर हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो ये बिल्कुल गलत है। अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस जो ये कहती हैं कि अगर हम कोविड से रिकवर हुए हैं तो ये कहते हैं कि या उन्हें कम से कम 3 मंथ्स के बाद वैक्सीन लगाना चाहिए। देखिए, पॉलिसी के बारे में तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट्स, कई बार ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज ले ली है लेकिन उसके बाद उन्हें कोविड हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें वैक्सीनेशन नहीं करवाना है। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उनको भी वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने भी ये देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि परिवार में कुछ लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं, कुछ लोग नहीं हो पाए हैं। लेकिन जिन लोगों ने 2 वैक्सीन्स की पूरी डोज कंप्लीट की है, उन्हें अगर अभी सेकेंड वेव में कोरोना हुआ भी है तो वो कोई इतना सीवियर फॉर्म में नहीं हुआ है और वो पूरी तरह से रिकवर हुए हैं। मैं यहाँ आपके सामने कहना चाहूँगा, मैम, मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। मैंने पूरी वैक्सीन की डोज कंप्लीट की थी, मुझे भी, मेरे परिवार में हर किसी को कोरोना हुआ था, मुझे भी कोरोना हुआ था। लेकिन चूंकि मैंने वैक्सीनेशन कंप्लीट किया था तो मेरा कोविड जो था वो एकदम माइल्ड फॉर्म में था और इन द स्पैन ऑफ 5 to 6 डेज मैं अपने पैरों पे वापस खड़ा हो गया था। मैम, केवल 4 दिन का मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, उसके अलावा मुझे कोई भी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ डॉक्टर, क्योंकि मेरे मदर फादर को भी 1 डोज के बाद कोरोना हुआ, लेकिन उनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, मामूली से सिम्टम्स थे। तो बहुत ज़रूरी है वैक्सीन, ये हम समझते हैं और बाकी सबको भी समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर, इतना कीमती समय हमें देने के लिए, क्योंकि इस समय आप लोग सबसे ज़्यादा बिजी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता को इतनी ज़रूरी जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।